India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने के खिलाफ छात्राओं की याचिका की खारिज। हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं, स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन पर केंद्र के प्रसारण प्रतिबंध पर लगाई रोक। चैनल चलाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया। लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा की जमानत के केस में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च में को की जाएगी बेंच गठित। आशीष मिश्रा की जमानत को सर्वोच्च अदालत में दी गई थी चुनौती। करकरडूमा में दिल्ली दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां को मिली जमानत। यूएपीए के तहत हुई थी गिरफ्तारी। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत अब नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाई कोर्ट ने दो अहम बातें कही। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। 3 सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल या कॉलेजों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। छात्र या छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनने का हक संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। सरकार के पास ऑर्डर पारित करने की शक्ति है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने आगे कहा कि राज्य द्वारा स्कूल ड्रेस का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत छात्रों के अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है और इस प्रकार कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। The four points of consideration which the High Court has dismissed. The 4 points which High Court has gone into is, one is with regard to hijab is not a religious practice, essential religious practice, what you call as ERP. Second is prescription of uniform is a reasonable restriction and the students has to wear the uniforms. And the government order which is passed on 5th February 2022 is valid, and as far as one connected matter is concerned, petition 2147 of 22, they have made certain observations with regard to inquiry which cannot be conducted. कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 3 सवालों का जवाब अपने फैसले में दिया। ये सवाल थे, क्या हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है? क्या स्कूल यूनिफॉर्म का निर्देश अधिकारों का उल्लंघन है? क्या 5 फरवरी का शासन आदेश मनमाना होने के अलावा अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है? वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले को केस करने वाली लड़कियां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि इंशाअल्लाह हम जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे। ये लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए हिजाब के अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। इन लड़कियों ने कोर्ट और संविधान से उम्मीद नहीं छोड़ी है। The education
nothing is confirmed that we are going to Supreme Court or we are not going, we are taking other legal way. Nothing is confirmed. We are having discussion with our lawyers, and I hope you will not put any wrong information. We are having discussion with our lawyers. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब का इतिहास जटिल विषय रहा है, जो समय के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित होता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ महिलाएं समाज के दबाव में बुर्का पहनती हैं, जबकि कुछ कई कारणों से अपनी पसंद से ऐसा करती हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें केरल हाई कोर्ट के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के फैसले को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने चैनल चलाने वाली कंपनी के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उठाते हुए गृह मंत्रालय द्वारा पेश की गई फाइलों की जांच के बाद आदेश पारित किया। पीठ ने उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे की सहमति से याचिकाकर्ता के साथ साझा किए बिना ही फाइलों का अवलोकन किया। पीठ ने कहा कि चैनल को अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। चैनल को उसी तरह काम करने की अनुमति दी गई है जैसे वह केंद्र के फैसले से पहले कर रहा था। अदालत के आदेश में कहा गया है कि हमारा विचार है कि अंतरिम राहत देने का मामला बना दिया गया है। हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि मध्यमान ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का केंद्र सरकार का आदेश अगले आदेश तक लंबित रहेगा। याचिकाकर्ताओं को उसी आधार पर समाचार और करंट अफेयर्स चैनल मीडिया वन का संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जिस तरह चैनल को मंजूरी के निरस्त से पहले संचालित किया जा रहा था। पीठ ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि फाइलों के उसके अवलोकन को सीलबंद कवर प्रक्रिया की मंजूरी के रूप में समझा जाना चाहिए। संघ को 26 मार्च तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। पीठ ने संकेत दिया कि वह सीलबंद कवर प्रक्रिया की वैधता के मुद्दे पर विचार करेगी। दवे ने CJI के हवाले से कहा, कृपया हमें सीलबंद कवर ना दें, हम इसे यहाँ नहीं चाहते। सीलबंद लिफाफे में गृह मंत्रालय द्वारा पेश की गई फाइलों पर भरोसा करके केंद्र के प्रतिबंध को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दवे ने कहा कि सीलबंद कवर फैसले का आधार नहीं हो सकता। देव ने आग्रह किया, इससे देश में कोई भी मीडिया चैनल सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए, कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें एक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत का मसला अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इससे मसले की सुनवाई के लिए 16 मार्च को बेंच गठित करेगी। CJI ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के लिए 16 मार्च को बेंच गठित की जाएगी। लखीमपुर खीरी की हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत दी गई थी। लखीमपुर खीरी के निघासन में हुई हिंसा में 4 किसान मारे गए थे। हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने आशीष मिश्र को मिली जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अब शेष पीठ का गठन करेगा। आशीष मिश्रा पर 4 प्रदर्शनकारी किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप है। किसानों ने इस घटना के बाद वाहन चालक और अन्य की पीट कर हत्या कर दी थी। इसी लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आशीष को मिली जमानत के आधार पर इस केस के अन्य आरोपी भी जमानत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जैसे ही आशीष को जमानत मिली, इस मामले से जुड़े प्रमुख गवाह पर हमला किया गया। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्र को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है।
और हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, इस बारे में क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है अभी? दरअसल ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि इस मामले में जो आशीष मिश्रा को जमानत दी गई है उसका आधार बनाकर और भी जो इस मामले के आरोपी हैं वो जमानत की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस दिन आशीष मिश्रा को जमानत दी गई उसी दिन शाम को जो इस मामले के मुख्य गवाह है उसके साथ उसके साथ मारपीट की गई, ब्रूटली उसको मारा गया। इस वजह से जो ये जमानत दी गई है उसको खारिज कर देना चाहिए, ये कहते हुए प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 तारीख को मेंशन किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मामले पे हम 15 तारीख को सुनवाई करेंगे। और आज जब मामले की सीबीआई के सामने वो मामला आया, क्योंकि ये मामला 3 जजों की बेंच सुन रही थी जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी थे, लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत के न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर कल हम बेंच गठित करेंगे जो इस मामले की सुनवाई करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये प्रक्रिया होती है कि अगर कोई मामला किसी जज जो कि इस मामले को सुन रहे हो उनके साथ रहते हैं तो उस मामले की सुनवाई वही जज करते हैं। यही इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई नहीं की और कहा कि कल इस मामले के लिए हम बेंच गठित करेंगे, इस मामले की सुनवाई करेगी। जी, चलिए, शुक्रिया विवेक सारी जानकारी के लिए। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश से संबंधित मामले में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत आदेश पारित किया। दंगे में हुई थी 53 लोगों की मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के लिए मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भूमिका निभाने के आरोप में इशरत और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इससे पहले इशरत जहां को शादी के लिए जून 2020 में 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। जमानत आदेश में अदालत ने उल्लेख किया कि आरोप पत्र में विभिन्न समूहों और व्यक्तियों द्वारा एक पूर्व नियोजित साजिश का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने हिंसा भड़काने के लिए चक्का जाम और पूर्व नियोजित विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से व्यवधान पैदा किया। हालांकि अदालत ने कहा कि आरोप पत्र या गवाहों के बयान के अनुसार इशरत जहां वह इंसान नहीं थी जिसने चक्का जाम का विचार सामने रखा और न ही वह किसी भी व्हाट्सएप समूह या संगठन की सदस्य थी। अदालत ने इशरत जहां को बिना अनुमति के शहर नहीं छोड़ने, सबूतों से छेड़छाड़ या जांच को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने और सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ संबंध हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि याचिका पूरी तरह से तुच्छ थी और याचिकाकर्ता के वकील से ऐसी याचिका दायर नहीं करने को कहा। बेंच ने टिप्पणी की कि आपकी याचिका में आप कहते हैं कि अधिकारियों को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पत्र का संज्ञान है, फिर कुछ भी निर्देशित करने का सवाल ही कहां है। कृपया इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर न करें। याचिका कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने दायर की थी, जिसमें आरोपों की जांच की मांग की गई थी और आप और इसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के सिख फॉर जस्टिस नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से संबंध है और इससे धन भी प्राप्त हुआ है। याचिका में आपकी मान्यता को निलंबित करने और जांच पूरी होने तक उस पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लिखे गए पत्र और उसी तर्ज पर कुमार विश्वास के बयान का हवाला दिया गया। इसमें आगे कहा गया कि पत्र की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चन्नी को पत्र लिखकर गहन जांच का आश्वासन दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रुद्रवीर सिंह ने कहा कि इस आश्वासन के बावजूद और प्रधानमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करने के बावजूद अभी तक पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति के होने के बावजूद और इस आम आदमी पार्टी और पार्टी प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा कोई जांच शुरू नहीं की गई है।
एनसीपी नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने ईडी की कस्टडी से तत्काल रिहाई की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुनवाई जरूरी है और अभी राहत नहीं दी जा सकती। याचिका में मलिक ने दावा किया था कि 23 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई रिमांड गैर कानूनी है। नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम याचिका खारिज कर दी है। इसमें नवाब मलिक ने कहा था कि उनको प्रवर्तन निदेशालय ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था, इसलिए उनको तुरंत रिहा किया जाए। अब ऐसा करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट में जस्टिस पीबी वराले और एसएम मोदक की बेंच ने सुनवाई की थी। बेंच ने कहा कि कुछ विवादास्पद मुद्दे को उठाया गया है जिनको लंबी सुनवाई में सुना जा सकता है। यह अंतरिम याचिका में नहीं हो सकता, याचिका खारिज होती है। मलिक का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने किया। उन्होंने तर्क दिया कि मलिक के खिलाफ 2 कारणों से पीएमएलए को लागू नहीं किया जा सकता। पहले ये कि मलिक ने कथित लेन देन की तारीख 1999 से 2005 की है, जबकि पीएमएलए को केवल 2005 में लागू किया गया। इसके अलावा मलिक को हिरासत में भेजते समय विशेष अदालत ने मूल सरलीकृत परिभाषा की बजाय पीएमएलए 2005 की धारा 3 की संशोधित परिभाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तर्क दिया कि कब्जा और छिपाना जिसके साथ मलिक पर आरोप लगाया गया है, उसे 2013 के बाद संशोधनों के माध्यम से धारा 3 के स्पष्टीकरण में जोड़ा गया। वकील ने कहा कि दस्तावेजों के जरिए भी ये साबित नहीं किया जा सकता कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मलिक शामिल हो सकते हैं। ये काम किसी और ने किया होगा। जब मलिक को पोजीशन मिल गया तो पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से इस जमीन को खरीदा गया है। ईडी का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने किया। ईडी ने तर्क दिया कि एफआईआर के विपरीत ECIR एक आंतरिक दस्तावेज था, इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता। एएसजी ने तर्क दिया कि मलिक मूल रूप से अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में जमानत की मांग कर रहा है। हालांकि वह पीएमएलए में जमानत देने के लिए मिलने वाली दोहरी शर्तों से बच नहीं सकता। शर्तों में अदालत को आरोपी की बेगुनाही पर अपनी संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ये कि रिहा होने पर उसके समान अपराध करने की संभावना नहीं है, जमानत दी जा सकती है। नवाब मलिक पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी से प्रॉपर्टी खरीदी थी। आरोप था कि प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ 54 लाख रुपए थी, जिसे सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। नवाब मलिक को 23 फरवरी को ईडी उनके घर से पूछताछ के लिए लेकर गई थी। करीब 8 घंटे चली पूछताछ के बाद नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनको स्पेशल पीएमएलए में पेश करके रिमांड ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें असम पुलिस को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी। याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने पिछले साल दिसंबर में दरांग जिले के सिपाझार के धौलपुर में सीएम द्वारा बेदखली अभियान पर भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इससे पहले खलीक ने सीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिसपुर पुलिस से संपर्क किया, हालांकि उन्होंने इसे खारिज कर दिया। बाद में उन्होंने दिसपुर पुलिस स्टेशन द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के बाद पुलिस निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए 27 फरवरी को सब डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख किया। 5 मार्च को एसडीजेएम ने पुलिस को शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर यह कहने के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया कि दारांग जिले के गरुखूटी गांव में पिछले साल का निष्कासन अभियान बदला लेने के लिए किया था। निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था, मामले का उचित तरीके से जांच करें और अंतिम रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इस बीच राज्य सरकार ने एसडीजेएम अदालत के फैसले के खिलाफ गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसके बाद कल स्थगन आदेश पारित किया गया था। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.